हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे द्वैध शासन की असफलताओं के कारणों पर, जिसमें हमने दो भागों में विभाजित किया था कि एक तो योजना के अंतर्निहित कौन कौन से दोष थे और बाहरी परिस्थितियाँ, जिसमें ये हम डिस्कस कर चुके थे कि सिद्धांततः ये दोषपूर्ण थी व्यवस्था। विषयों का विभाजन जो था वो अतार्किक और अव्यावहारिक था। और तीसरा, इसमें गवर्नर को जो शक्तियाँ दी गई थी वो स्वेच्छाचारी या जो पूर्ण शक्तियाँ दी गई थी वो सही नहीं थी। इसी तरीके से अगर हम इसकी असफलता के कारणों की बात करें, नेक्स्ट तो है कि हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक कोई वित्त की व्यवस्था नहीं थी। भाई, इस चीज़ को तो हम देख चुके हैं कि द्वैध शासन में दो भागों में विभाजित था, शासन किया गया था, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। लेकिन हस्तांतरित दोनों के लिए पृथक पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं की गई थी। वित्त एवं रक्षित वित्त के जो डिपार्टमेंट था, वित्त व्यवस्था जो थी वो रक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त पर कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य के हाथ में ही रहता था। ऐसी स्थिति में देखिए, शासन का तो विभाजन दो भागों में कर दिया, हस्तांतरित और रक्षित विषय, लेकिन वित्त का जो डिपार्टमेंट था या वित्त विभाग जो था वो रक्षित विषय था और वो सिर्फ एक ही के पास चला गया, है ना, रक्षित विषय में चला गया। तो ऐसी स्थिति में वित्त सदस्य निश्चित रूप से ये चाहता था कि हस्तांतरित विभागों को अपनी ज़रूरत का धन प्राप्त होने से पहले उसके रक्षित विषयों के विभागों की जो सभी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं, क्योंकि यहाँ भेदभाव था। वित्त संबंधी विभाग एक के पास, विकास दूसरे को भी करना है ना, कार्य दूसरे को भी करना है। लेकिन वित्त विभाग वाला जो मंत्री था या वित्त संबंधित जो मंत्री था या गवर्नर था, रक्षित विषय का जो उत्तरदायी व्यक्ति था, वो ये चाहता था कि रक्षित विषय से संबंधित जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो पहले पूरी हो जाएं, उसके बाद हस्तांतरित विषयों को धन दिया जाए। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था थी ये पूरी तरह से अव्यावहारिक थी, सही नहीं थी। वास्तव में आर्थिक शक्ति के बिना मंत्रियों की जो दशा थी वो बहुत ज़्यादा शोचनीय थी। इस संबंध में सर मोहम्मद फखरुद्दीन ने कहा भी है कि मंत्री जिन्हें राष्ट्र निर्माणकारी विभाग प्रदान किए गए थे, धन के अभाव में अपने कार्य संपन्न नहीं कर पाते थे। कीथ ने बिल्कुल ठीक एक और शब्द कहा है उन्होंने अपने हिसाब से कि अब मंत्रियों को कोष के ऊपर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार ही नहीं था, तो उत्तरदायी शासन की बात कहना ही निरर्थक है। अगर किसी मंत्री के पास धन की व्यवस्था नहीं है, पैसा खर्च करने की व्यवस्था नहीं है, अधिकार नहीं है, तो फिर वो विकास का काम कैसे करेगा, विकास की बात कैसे करेगा। तो इसलिए ये जो व्यवस्था थी धन संबंधी वो भी अव्यावहारिक थी और द्वैध शासन के पीछे, असफल होने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं था। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि विभागों के स्थायी पदाधिकारी पूर्णतया संबंधित मंत्री के अधीन हों, परंतु द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत यह स्थिति नहीं थी। मंत्रियों के अधीनस्थ विभागों के जो स्थायी प्रमुख होते थे उनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा अर्थात ICS बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य होते थे और 1919 के अधिनियम के अधीन इन सेवाओं के अधिकारों और प्राधिकारों की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य ठहराया गया था। तो व्यवहार में इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति पर गवर्नर का नियंत्रण होता था। सिविल सर्विसेज जो होते थे उसमें डायरेक्ट रूप से मंत्रियों का उसकी नियुक्ति या स्थानांतरण या पदोन्नति में मंत्रियों का कोई रोल नहीं था, गवर्नर के वो डायरेक्ट अंडर में थे और न ही उस मंत्री का जिसकी अधीनता में वो कार्य करते थे। तो उत्तरदायी शासन की भावना के प्रतिकूल इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती थी कि मंत्रियों और नागरिक सेवा के सदस्यों में किसी प्रकार का मतभेद होता तो नागरिक सेवा के सदस्य मंत्रियों की अवहेलना करके उच्चतर अधिकारियों की सहायता से अपनी ही बात रखवा सकते थे या अपनी बात मनवा सकते थे। इससे मंत्रियों की स्थिति जो थी वो उपहास के योग हो गई, है ना। मंत्री के लिए इससे ज़्यादा दुखदाई और अपमानजनक बात और क्या हो सकती थी कि उसका अधीनस्थ उसके निर्णय के विरुद्ध गवर्नर से अपील करके परिवर्तित करा ले।
भाई गवर्नर को तो अधिकार दे दिया, जो सिविल सर्विसेज थे, सिविल सर्विसेज की जो सेवाएं थी या जो कर्मचारी थे जिनको काम करना होता है वो संबंधित मंत्री के अधीन होते हैं। लेकिन द्वैध शासन में क्या था, मंत्रियों को उन पर कोई अधिकार नहीं दिया है ना उनकी नियुक्ति पर, ना उनकी स्थानांतरण पर, ट्रांसफ़र पर, और ना ही उनकी पदोन्नति पर। उन पर डायरेक्ट अधिकार किसका था, गवर्नर का। तो फिर वो मंत्रियों की बात क्यों मानेंगे, वो मंत्रियों की बात ना मानकर अपनी बात डायरेक्ट गवर्नर से भी मनवा सकते थे। तो इस प्रकार मंत्री का होना ना होना या मंत्री का एक तरह से शक्तिहीन होना ही इसमें दिखाया गया है, मतलब दर्शाया गया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रियों का जो इस प्रकार की सेवाओं पर नियंत्रण नहीं था, वो भी एक प्रकार से द्वैध शासन की असफलता का बहुत बड़ा कारण रहा है। इसी प्रकार एक और हम इसमें कारण देखते हैं, वो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव में भी उत्तरदायी शासन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को किसी एक दल के आधार पर नियुक्ति नहीं करता था। अतः मंत्री एक दल के नहीं होते थे तथा इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव रहता था। कभी कभी गवर्नर दो विरोधी दल के लोगों को मंत्री बना देता था, जिससे वे एक टीम के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते। कलकत्ता म्यूनिसिपल विधेयक के संबंध में नवाब साहिब और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्पष्टतः परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए थे। इसी प्रकार पंजाब में सर फिरोज खान नून ने मई 1928 के जालंधर शिक्षा सम्मेलन में अपने हिंदू सहयोगी के कार्यों की खुलेआम आलोचना की थी। तो इस प्रकार दो अलग अलग विरोधी दलों के, दो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को जब एक साथ लगाया जाएगा तो काम की बजाय उनमें टकराव ज़्यादा पैदा होता है, जो कि इस द्वैध शासन में किया गया था। इसी संदर्भ में पूनिया लिखते हैं कि परस्पर मंत्रियों में इस प्रकार के विवाद जनता के सम्मुख उनका सम्मान कम करते थे, व्यवस्थापिका में उनकी स्थिति निर्बल कर देते थे और उन्हें पूर्णतया गवर्नर और उनके नामजद गुट की दया पर छोड़ देते थे। तो इस प्रकार से ये सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था, वो भी द्वैध शासन की असफलता का कारण बना। इसी के साथ एक और पॉइंट है, वो है विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए विधान परिषदों में संगठित दलों का होना भी आवश्यक था, लेकिन इन परिषदों में संगठित दलों की स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं थी। प्रांतों में जो विधान परिषदें बनाई गई थी उनका ढांचा अत्यंत दोषपूर्ण था। उनमें लगभग 80% सरकारी या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य होते थे। जो सदस्य निर्वाचित होते थे वे भी विशेष हितों के ही प्रतिनिधि होते थे और उनमें से भी अनेक सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा में ही लगे रहते थे। तो विधान परिषदों की इस दोषपूर्ण रचना के कारण विधान परिषदों में मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नर को ही अधिक प्रभाव प्राप्त होता था और मंत्री अपने अस्तित्व के लिए गवर्नर पर ही निर्भर थे। तो यह बात उत्तरदायी शासन के मूल विचार के विरुद्ध थी, क्योंकि इसमें क्या था कि 80% तो सरकारी या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी, जब 80% जो मंत्री हैं या 80% जो लोग हैं अगर वो सरकार के हैं, गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हैं, तो फिर 20% लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचता है ना, क्योंकि अंतरिम शक्ति जो है वो गवर्नर के पास थी। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था थी, मतलब सारे जो लोग थे वो गवर्नर पर निर्भर थे सब तरीके से। तो ये जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी। तो एन श्रीनिवासन के शब्दों में उन्होंने ये कहा है इसी संदर्भ में कि ऐसी कोई स्वस्थ दलीय पद्धति नहीं थी जो ब्रिटिश ढंग से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का संचालन कर सकती थी। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे दोष थे इस योजना में, द्वैध शासन प्रणाली में, जिसके परिणाम स्वरूप द्वैध शासन प्रणाली लागू तो की गई थी, चली भी थी कुछ सालों, लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाई थी और अंत में 1935 के अधिनियम में उसको समाप्त करना पड़ा था। ये सब तो उस द्वैध शासन प्रणाली के आंतरिक कारण थे या सैद्धांतिक कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो सफल नहीं हो पाई थी। इसके अलावा कुछ बाहरी परिस्थितियां भी थी जिनके लिए हम ये कह सकते हैं
कि ये भी इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी द्वैध शासन की असफलता में, जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।